वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना जो सेकंड हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो शुरू करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट कर लिया, उसके पास पेपर्स को देखा, यूट्यूब के ऊपर उसका लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया, चैप्टर 2B का। आप उसको भी देख सकते हैं जाके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाने से पहले अगर हम पहले अपना वो जो मॉडल है, जो हमारा रोड मैप है, उसको एक दफा देख लें तो हमें उससे अंदाजा होगा। हमारे पास बची, ये मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दूं। हमने कहा था कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर इसके कितने हिस्से हैं? तीन: प्रोफाइल, इनकम और टैक्स। प्रोफाइल हम चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके, राइट। हमने पर्सन को डिफाइन किया, रेजिडेंशियल स्टेटस को, टैक्स ईयर को, उसकी टाइप्स, चेंज ऑफ टैक्स ईयर, ये सारी बातें हमने डिस्कस। फिर आगे हम टोटल इनकम के ऊपर कि व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम। इनकम का जो पहला, जो स्टेज 1 है, उसमें कहा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी को हम पढ़ चुके, 3 चैप्टर्स हम मुकम्मल कर चुके यहाँ पर। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन, मार्जिनल कॉस्ट, पेंशन, ग्रेचुटी, गोल्डन हैंडशेक, राइट। और बहुत सारी चीजें इसमें हम, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके। अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। फिर हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम को और टैक्स ऑन टैक्स को हमने कहा कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर पे करे सारा ही या उसका कुछ हिस्सा, तो उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा और उसको सैलरी में ऐड करेंगे, एडवांस टैक्स के तौर के ऊपर भी लेंगे, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। एम्प्लॉय शेयर स्कीम को हमने डिस्कस कर लिया कि साहब, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे दे, राइट, रिस्ट्रिक्शन के साथ या विदाउट रिस्ट्रिक्शन के साथ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको सैलरी में कैसे लेकर जाएंगे। तो ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो है वो क्या शुरू हो रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके। इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, इसमें किन चीजों की एहतियात करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है। ये लाइट अगर देख लें, ठीक, थैंक यू। जो मैं पढ़ाने लगा हूँ, एक ही पेज है आज जो हमने पढ़ना, लेकिन तसल्ली के साथ एक एक लफ्ज को सुनना है और अपने अंदर वो जो टैक्स वाला जिन है ना, उसको जरा बाहर निकालना है। नॉर्मल इंसान बने, कॉन्सेप्ट को किस करना है, कि आई एस, कीप इट सिंपल। औखा नहीं खुद अपने आप को करना वाले। ओके।
अच्छा, लॉ ने हमें दो चीजें बताई। एक उसने कहा जी इनकम, राइट। यहाँ इनकम को हम चार्जेबल रेंट बोलेंगे और इसमें से आप लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सिंपल फार्मूला। दिस इज द स्मॉलेस्ट हेड ऑफ इनकम, सबसे छोटा हेड ऑफ इनकम हमारा वो ये वाला है। दो ही चीजें आप इसमें सीखनी है। इनकम क्या है, यानी इनकम मींस चार्जेबल रेंट, और दूसरी चीज आपने सीखनी है एक्सपेंसेस। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस हो सकते हैं। देखिए, जब भी आप बात करेंगे ना एक्सपेंस की, तो तीसरी चीज फौरन आ जाएगी, वो होगी लॉस। अगर आपकी इनकम से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो क्या चीज होगी, लॉस। सैलरी में तो कोई लॉस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि सैलरी में एक्सपेंस अलाउ होता ही नहीं है। सैलरी में कोई भी एक्सपेंस अलाउ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके अगेंस्ट कोई भी लॉस भी एडजस्ट नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट अगर आपका किसी हेड में लॉस आ गया, तो क्या वो मिसाल के तौर के ऊपर हमें यहाँ पर 10 का लॉस आ गया, यहाँ 100 का गेन है, तो आप कहेंगे सर इसमें एडजस्ट हो सकता है? नहीं, ना सैलरी में लॉस हो सकता है ना इसमें कोई लॉस आके एडजस्ट हो सकता है। यानी एक ऐसा शख्स है सैलरी, राइट, जिसको ना तो नुकसान होता है और ना ये किसी नुकसान को ओन करता है। अच्छा कारोबार करता है, सब कुछ करता है, किसी का लॉस होगा तो अब परे रहो, मेरे से आपने बात नहीं करी। इज इट क्लियर? ना सैलरी में लॉस होता है और ना इसके अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है, ये बात जहन में रखें। अच्छा, मैं जितनी भी बातें कर रहा होता हूँ ना, वो कोई मैं शेख ही नहीं मार रहा होता, कोई अपना रोब जमा रहा होता, उसका कोई इम्पैक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं पेपर में चीज आई होती है। आप कहेंगे सर आप तो आयात भी पढ़ते हैं। नहीं, वो तो आपकी आपको ऑब्वियसली पता है कि मैं आपकी ग्रूमिंग के लिए करता हूँ। इनकम में सबसे पहले है जी आपकी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, सुन लीजिएगा। लैंड और बिल्डिंग। अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए तो आप उसको सिर्फ बिल्डिंग ही लेंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ लिखा हो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो फिर आप उसको प्रॉपर्टी को क्या समझेंगे, बिल्डिंग। दूसरा है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल अमाउंट। अगर आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया हुआ है और उसने आपको कोई अनएडजस्टेबल अमाउंट दी है, सिक्योरिटी, पगड़ी कह रहे हैं, सिक्योरिटी कह रहे हैं, पगड़ी कह रहे हैं, जो कि आपने पैसे वापस कर रहे हैं। लॉ कहता है इसका 10वां हिस्सा अपने चार्जेबल रेंट में ऐड कर लो। क्यों कर रहे हैं? कानून कह रहा है। कानून क्यों कह रहा है मुझे क्या पता, उस कानून से पूछे कि कब बना था, मेरे पैदा होने से पहले का बना हुआ है, राइट। जितना मर्जी छेड़ ले, फिर आपकी मर्जी है। और तीसरी चीज है फोर फिट डिपॉजिट। प्रॉपर्टी से क्या बना है, लैंड और बिल्डिंग। फोर फिटेड कहते हैं बयाना जो आपने लिया हुआ था, बयाना कि भी मैं आपको बिल्डिंग बेच दूंगा, लेकिन वो बिल्डिंग, वो पैसे लेके वापस ही नहीं आया, बाकी पैसे। आपने कहा साहब मैं आपको 1 करोड़ रुपए की 10 मिलियन की अपनी बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ, कमर्शियल थी, वो दुकान थी, वो घर था, वॉट्स एवर इट इज, जो भी था। उसने कहा जी ठीक है, ये जी मेरे तरफ से टोकन 10 लाख रुपए, बाकी पैसे 6 महीने के बाद दूंगा, अगर ना दिए तो ये पैसे आप रख लीजिएगा।
मुझे जुर्माना होगा। नहीं करी थी। अगर तो बिल्डिंग बिक गई, ठीक है, ना बिकी तो आपने इसको क्या कर लिया, 4 फीट कर लिया, क्या कर लिया, गबन कर लिया 4 फीट। तो आपकी इनकम बन गई, किस एंड में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय चार्जेबल रेंट, तो आप बोलेंगे रेंट प्लस 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल अमाउंट एंड 450 डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ लैंड। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है आपका, चार्जेबल रेंट। ओके, समझ आ गई। नहीं, चलो मैं आपको बल्कि चार्ज एबल, ये पुराना लफ्ज है, इसका असल नाम अगर आज के दौर में होगा तो होगा टैक्स एबल। इसका आज के दौर में अगर नाम रखा जाए तो क्या होगा, टैक्स एबल। जैसे लगान टैक्स को कहते हैं, एक लगान फिल्म थी आमिर खान की, तो लगान भी टैक्स का पुराना नाम है, राइट। तो आज हम उसको टैक्स कहते हैं, सेस भी कहते हैं, कुछ लोग रेट्स भी कहते हैं टैक्स को दुनिया में। खाली रेट्स, रेट्स लग गया जी मेरे ऊपर, सेस लग गया, तो उसको भी टैक्स कहते हैं। तो चार्जेबल, टैक्स के काबिल। लेकिन हम इसलिए इसको चार्जेबल कहते हैं क्योंकि टैक्सेबल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है, इसलिए हम इसको फिलहाल टैक्सेबल, क्योंकि इसमें से हमने क्या करने, एक्सपेंसेस माइनस करने, एक्सपेंसेस में आ जाए 1/5 ऑफ द 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट, रिपेयर आएगी आपकी। पहले आप कहते हैं सर मेरी दुकान है, मेरे ऑफिस की एक बिल्डिंग है, मैंने उसको रेंट आउट किया हुआ है, मैं तो डिप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। तो आप इसको एग्जाम में इग्नोर करें, ठीक है। डिप्रिसिएशन को क्या करना आपने, आप कहते हैं कि मेरी इतनी रिपेयर हुई है, आपको एग्जामिनर रिपेयर देता है एग्जाम में, उसको भी इग्नोर करना है। आप कहते हैं मेरी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर मैंने 20 रुपीज की डिप्रिसिएशन चार्ज की है, इग्नोर, सही। आप कहते हैं कि सर मेरी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर मेरा रिपेयर के ऊपर एक्चुअल एक्सपेंस आया 30 का, इग्नोर। क्या करना है, चार्जेबल जो रेंट है इन तीनों अमाउंट को ऐड करने के बाद उसका 1/5 इसमें आपको एक्सपेंस मिल जाएगा, दैट्स इट। ये आपने माइनस करना। सर पेपर में अगर रिपेयर गिवन ही ना हो, कुछ भी गिवन ना हो, 1/5 लेना ही लेना। क्यों लेना है, कानून अंदर, स्टैचू में, लॉ में लिखा हुआ है। ओके। सर अगर प्लॉट हो तो प्लॉट की तो रिपेयर नहीं होती ना, प्लॉट की तो डिप्रिसिएशन नहीं होती, तो ये बिल्डिंग का इसके साथ अलग, इसके साथ अलग है, बिल्डिंग के साथ। या मैंने क्या कहा, एग्जामिनर प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करता है, वो बिल्डिंग का वर्ड यूज ही नहीं करता, तो फिर भी यही लिया जाए, इस ओके। दूसरा है इंश्योरेंस, वो भी बिल्डिंग की, जमीन की तो इंश्योरेंस नहीं होती ना। कब्जा ग्रुप वाले कब्जा कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या होती है, इंश्योरेंस। सर इसकी भी कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं। सर मेरा रेंट आया है 10 रुपए, इंश्योरेंस मैंने पे किया है 20 रुपीज, लॉस हो गया 10 रुपीज का। इनकम मेरी कम थी, एक्सपेंस मेरा ज्यादा हो गया। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है प्रॉफिट और डेट। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये वर्ड बार बार रिपीट आज के बाद होना शुरू हो जाना, इसलिए इसको तसल्ली से समझना है। सूद को प्रॉफिट और डेट कहते हैं, किसको, इंटरेस्ट।
स्टूडेंट कहता है सर आप इसको एक्सपेंस में लिख रहे हैं, तो प्रॉफिट को तो इनकम में होना चाहिए। भाई ये वो प्रॉफिट है जो आपने दिया हुआ डेट के ऊपर, लिया नहीं हुआ, ये आपने दिया हुआ है। जैसे अकाउंटिंग में खाली लिखा हो इंटरेस्ट, तो क्या करते हो आप? नहीं है एक्सपेंस। भाई आप देखेंगे ये डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे है, थोड़ी सी काउंटिंग आती है मुझे। खाली लिखा हुआ इंटरेस्ट तो क्या देखते हैं, डेबिट है या क्रेडिट। लेकिन अगर लिखा हो इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो फिर तो आपको टैक्स के अंदर प्रॉफिट और डेट का वर्ड एक्सपेंस के तौर पे भी मिलेगा, इनकम के तौर पे भी मिलेगा। तो इसलिए आपने देखना है ये मैं इनकम की बात कर रहा हूं या। एक चीज मेरी याद रखें, खाने को, ताजा खाने को खा लेंगे जल्दी हजम होगा, फायदा भी देगा। बासी करके खाएंगे तंग करेगा। क्या मतलब? आज मैंने जो लेक्चर पढ़ाया है, इस लेक्चर को आज ही कर लेंगे तो जल्दी भी हजम होगा, एंजॉय भी करेंगे और आपको फायदा भी होगा। इसको डिले करते जाए तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये हल्दी जल्दी हजम नहीं होगा, फिर वो बातें याद ही नहीं रहेंगी आपको, मैं पहले बता। देखिए, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चीज को सादा और सिंपल करके आप तक पहुंचा, आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका एग्जाम भी पास। राइट? Thousands of examples are there who have qualified their exam in the first attempt. वो भी आप जैसे लोग ही थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे। एक ही चीज कॉमन थी, वो थी मेहनत, कि उन्होंने वो की। तो इसलिए जो चीज आज पढ़ा रहा हूं, आज आपने उसी को आज ही करना है। प्रॉफिट ऑन डेट कितना सर? सारा ही। सर मैंने शादी के लिए लोन लिया हुआ था, भाई वो तो नहीं ना। इसका ये कौन सा डेट है? जिससे आपने ये प्लॉट खरीदा, जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी, इसके ऊपर रिपेयर आपने की, इस बिल्डिंग के ऊपर जितना कर्जा लगा है उस कर्जे का उतना हिस्सा आपका इस्तेमाल होगा। सर मैंने लोन लिया था 50 लाख का, 10 लाख मैंने बिल्डिंग पे लगा दिया, 40 लाख रुपया मैंने गाड़ी खरीद ली है, तो कितने परसेंट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? प्रॉफिट ऑन डेट कितना एक्सपेंस होगा? 20%, क्योंकि आपने 20% इधर यूज किया है ना सर, इतना मिल जाएगा इधर, बात खत्म। इसी तरह सर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस हुआ है, मेरे कजन कहते हैं ये हमारी है, मैं कहता हूं ये मेरी है, तो लीगल चार्जेस भी आपको अलाउ है टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए जो आप कानूनी पेमेंट करते हैं, इसको आपने रेंट आउट भी किया हुआ है। आप कहते हैं सर रेंट आउट कैसे हो गया, अभी तो उसके ऊपर केस है। भाई केस होते हुए रेंट आउट नहीं हो सकती? हो सकती है। आज तो कब्जा ग्रुप भी उसको कब्जा करके रेंट आउट कर देते हैं, बाकी तो बात की बात है। इस ओके। अच्छा जी, उसके बाद होता है जी ग्राउंड रेंट। आप कहते सर मेरी प्रॉपर्टी औकाफ की है, रेलवे की है, वो मेरी नहीं है, मुझे उन्होंने 100 साल के लिए रेंट आउट लीज की हुई है, तो उसको रेलवे ग्राउंड रेंट कहता है। क्या बोलता है? फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर के अंदर जो है, इसकी जितनी शॉप्स है ना, ये आर्मी की है, जो मुझे पता चला। मैंने उसको खरीदा हुआ किसी शख्स से, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपको हम लीज कर रहे हैं, है वो आर्मी की प्रॉपर्टी। आप रेंट ले रहे हैं उसका, हर एक शॉप का 5 लाख रुपया हर महीने, उसमें से 1 लाख रुपया आर्मी आपसे ग्राउंड रेंट ले रही है। समझ आ रही है? तो ये आपका एक्सपेंस गिना जाएगा। ये क्या गिना जाएगा? ये ग्राउंड रेंट ले नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये जो पहली चीज है ना, ये रिपेयर, ये ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ये तो स्वाब ही है, सिर्फ ईमान का हिस्सा है, फिजिकल इसकी कोई हकीकत नहीं है। ओके? तो ग्राउंड रेंट जो आपने पे किया, ये भी आप माइनस कर ले। ओके?
उसके अलावा लॉ कहता है कि इसके अलावा जो बाकी अदर एक्सपेंसेस है ना, वो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4% ऑफ चार्जेबल रेंट। अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे? आपने उस बिल्डिंग के लिए एक साहब को रखा हुआ है कि भाई मेरे किराएदार हैं। इस्लामाबाद में कभी जाए तो वहां आपके जो कॉलेजेस हैं वो प्लाजास के अंदर है, बिल्डिंग्स में कम है। कमर्शियल प्लाजास के अंदर है, 1 फ्लोर, उस कितने सारे फ्लोर है। तो वहां लीजिए सर्विस सेंटर बना हुआ है। मालिक जो है एक बंदा रखा हुआ है, वो किराया भी आपसे लेता है। कभी जनाब कोई पाइप खराब हो गया, कभी कोई तार खराब हो गई, मोटर खराब हो गई, वो सारे काम करवाता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाता है, रेंट एग्रीमेंट भी करता है। उसका 1000-1200 रुपया वो लोगों को देता है। तो जितने बाकी एक्सपेंसेस हैं, लॉ कहता है वो भी आपको इजाजत है, बट इट शुड नॉट बी मैक्सिमम 4% ऑफ द चार्जेबल रेंट। यानी एक्चुअल और 4%, विच एवर इज लोअर। जब भी लॉ मैक्सिमम का लफ्ज इस्तेमाल करे ना, कि इतने से ज्यादा नहीं, तो फिर लोअर का होता है। जैसे प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड में था, क्या था, 150 और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीएनएस, विच एवर इज लोअर। तो क्या मुराद है, मैक्सिमम 1.5 लाख। इस तरह अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की म्यूटेशन और पेंशन का क्या था, 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो क्या कहा हमने, मैक्सिमम 75,000 एग्जेम्पशन मिलेगी। तो जब लॉ ऐसी बात करता है ना, तो फिर हम कहते हैं विच एवर इज। यहां पर भी उसने यही बात की कि तुम्हारा टोटल खर्चा पूरे साल का ऐड कर लो। ये हम पूरी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सालाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, महाना नहीं। इस ओके। इसके बाद है जी बैड डेट्स, लेकिन यहां उसको अनपेड रेंट कहते हैं। अनपेड रेंट लिख, मैं आपके लिख रहा हूं, आप इसको काउंटिंग में बैड डेट्स कहते हैं। ऐसा डेट, ऐसा कर्जा जो आपने लेना था बैड हो गया। बैड से क्या मुराद है, उसने बात क्या नहीं आपकी बंद कर दी, मिला नहीं। मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की थी, मेरा किराएदार जो था वो किराया दिए बगैर दौड़ गया वहां से, या अभी बैठा हुआ है, कब्जा भी किया हुआ है, मुझे रेंट भी नहीं दे रहा। तो बैड हो गया। उसके लिए लॉ ने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि ये कंडीशंस अगर पूरी होगी तो मैं समझूंगा बैड है, वरना ये गुड है। एक गुड डेट्स होते हैं और एक बैड डेट्स होते हैं, ऐसा जी। रिकवरेबल, डाउटफुल डेट्स इसको कहते हैं, जिसकी आप प्रिवियन क्रिएट करते हैं। क्या बस तीनों होते हैं, गुड भी होते हैं, डाउटफुल भी होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में या बैड है या गुड है, यहां तीसरी कंडीशन मौजूद है। इसकी लॉ ने कहा कि मैं कब मानूंगा बैड। देखिए आप कहते हैं मैंने इंश्योरेंस पे की, वो कहता है रसीद दिखाओ। आपने रसीद कर, ठीक है। रिपेयर की तो जरूरत ही कोई नहीं है। ग्राउंड रेंट पे किया, कहा है रसीद, ये जी मैंने टेंट वालों को पेमेंट की है, लाओ। हर चीज की रसीद मौजूद है। लेकिन इसकी रसीद नहीं होती। इसके कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ ने हमें बताई है कि कब मैं मानूंगा कि ये बैड हो चुके हुए हैं। अब सबसे पहले बताएं टैक्सेबल इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम क्या है। सिंपल, चार्जेबल रेंट माइनस एक्सपेंसेस। क्या यहाँ लॉस हो सकता है? वो हो सकता है। यही तो मेन फर्क है सैलरी और इसमें। यहाँ लॉस हो सकता है, ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस अलाउ है। एक्सपेंसेस पे कहीं लिमिट है, कहीं लिमिट नहीं भी है, तो उसको इंक्रीज हो सकते हैं। फिर लॉस का ट्रीटमेंट भी हमें, सैलरी में हमने लॉस का ट्रीटमेंट नहीं सीखा क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस अलाउ। जहां पर भी आपको एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, फॉरन लॉस का जहन में जरूर आना चाहिए, सर लॉस का क्या होगा। बिल्डिंग की मैंने आगे लिखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग को आपने 3 जगहों पर याद रखना है। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। एक स्टूडेंट था सीए फाइनल का, तो उसने कहा सर फलां क्वेश्चन को जरा देखें, उसमें एग्जामिनर ने एडवांस लिया हुआ है बता रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं किया हुआ।
मैंने कहा देखो क्वेश्चन के अंदर इसने ये प्लॉट होगा, ओपन प्लॉट होगा कोई। कहता हाँ सर है तो ओपन प्लॉट है। तो मैंने कहा मैंने पढ़ाया था कि इसका 1/10 नहीं लेना इस अमाउंट का। वो कब पढ़ाया था? मैंने कहा लेक्चर में। अच्छा, हाँ सर। मैंने कहा आपने लेक्चर लिया था? नहीं सर लेक्चर नहीं लिया मैंने किसी बात पे मैंने फोकस किया कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? रिपेयर, इंश्योरेंस और अनएडजस्टेबल अमाउंट। ओके, चल अब चलते हैं। तो तीन चार्जेबल रेंट से क्या मुराद है? रेंट, 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल अमाउंट एंड फोरफिटेड, ये चार्जेबल रेंट। एक्सपेंसेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लीगल चार्जेस, प्रॉफिट ऑन डेट, अनपेड रेंट, अदर चार्जेस, जो कि मैक्सिमम। इसमें से एक वहद एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में ना भी गिवन हो तो आपने लेनी होती है प्रॉपर्टी के लिए, बिल्डिंग के लिए। बाकी अगर ना गिवन हो तो आपने नहीं लेने। ये एग्जामिनर बताएगा तो लेंगे, अदरवाइज इसको कंसीडर आप। जी, जी वो लॉस में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब लॉस की आएगी उसको भी पढ़ेंगे। ओके, ये बस पहली चीज आपने ये याद करनी। खत्म हो गया है। अब डिस्कशन है इसके ऊपर। आपके सर सैलरी में बड़ी देर लगी। सैलरी आते भी तो देर लगती है ना, पूरा महीना इंतजार करना पड़ता है। ओके, अब चलते हैं जी हम अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 5। अच्छा, इसको पढ़ते हुए कोई अफलातून बनने की जरूरत नहीं है, सुकरात बनने की जरूरत नहीं है। सोचना शुरू कर दें जनाब मैंने कश्मीर आजाद करवाना है। सादा चीज पढ़ाऊंगा, सादा चीज को समझना है कि बात सर ये कर रहे हैं। ऐसी बात कि कोई रेडी वाला भी समझेगा तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सादा सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेंट फॉर द टैक्स ईयर, इससे क्या मुराद है? कि पूरे साल का कैलकुलेट करना है। इससे ये मुराद है कि पूरे ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस से क्या मुराद है? कि मुझे ये कभी नहीं पेपर में देखना कि एक्चुअल रेंट कितने माह का मिला है। नेवर। बार बार कह रहा हूं कि मुझे एग्जाम में अब ये नहीं, सैलरी से उलट थी, वो रिसीट बेसिस पे थी। यहां मुझे अगर वो बताए प्रॉपर्टी फलां दिन रेंट आउट हुई, फलां महीने रेंट आउट हुई, तो मैंने उसको देखना है कब तक रेंट आउट रही। 12 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ। आपको कहे रेंट मिला 6 माह का, रेंट मिला साल का, रेंट मिला 100 साल का, इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर करना है। इसको कहते हैं, ये वही जो आप अकाउंटिंग में करते हैं, दैट्स इट। मुश्किल बात तो नहीं बताई। गलती करेंगे आप इंशाल्लाह, बाज नहीं आ पाएंगे। सर यहाँ ये कह रहा है कि रेंट तो उसको मिला ही नहीं 3 माह का, तो आपने 12 माह का रेंट क्यों लिया? मैं कहूंगा भाई आपको बताया था कि रेंट को नहीं देखना कितना मिला है, क्या चीज देखनी है कि प्रॉपर्टी कब रेंट आउट की। सर वो तो पूरे साल की है, तो पूरे साल का रेंट है। सर वो तो अभी 3 माह का मिला ही नहीं है। भाई मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक। सर प्रॉपर्टी तो 12 माह रही है, लेकिन रेंट इसको 2 साल का एडवांस में मिल चुका हुआ है। आपने कहा था इसका 1/10 लेना है एडवांस का। मैं कहूंगा मैंने कब कहा था? अगर कहा था तो मैं रजू करता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने ये बात नहीं कही। नहीं सर आपने, मैंने अनएडजस्टेबल अमाउंट का कहा था, एडवांस का मैंने बिल्कुल। ये तो कुफर है। कुफर होता है किसी चीज को जानते हुए भी इनकार करना, उसको कुफर कहते हैं, छुपा देना। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। समझ आ रही है?
मैं जहां कहता हूं आप गलती करोगे तो आप करते हो गलती, अब बाज नहीं आते। ओके, अब सवाल तो नहीं करेंगे आप मेरे से? मैं करूंगा कि ये देखो गलती कर रहे हैं। रेंट मीन्स अ कंसिडरेशन, एक मुआवजा। ये मुआवजा लाजमी नहीं कि आपको कैश में मिले, ये सर्विसेज की शक्ल में भी मिल सकता है। ये ऐसे भी मुआवजा मिल सकता है कि मैं अपने किराएदार को कहता हूं कि भाई मेरा वो जो टैक्स आएगा तुमने जमा करवाना है, एक्साइज वाला होगा। ठीक है। अच्छा वो मैं भूल गया, एक्साइज और टैक्सेशन उसमें एक्सपेंस में लिखना, मुझे एकदम से याद आ। इसमें टैक्सेशन, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये बच्चे जहां अक्सर गलती करते हैं। ये क्या है? इनकम टैक्स, ये जो लोकल अथॉरिटी को आप पे करते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को, ये एक और इदारा है जिसको प्रोविंस कंट्रोल करते हैं। सही है। ये कौन सी है? टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये जो आप टैक्सेस पे करते हैं, कौन सी है ये? एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को, कैंटोनमेंट का जो टैक्स होता है, ये वो वाला है। ये वो वाला हमारा टैक्स। इनकम टैक्स कभी इनकम में माइनस नहीं हो सकता, ये बात दिमाग में बिठा के रखें। वो नॉर्मल है, वो सेपरेट है, कोई भी है, वो नहीं कभी माइनस हो। वो जाके कहाँ माइनस होना है? टैक्स लाइबिलिटी में से, उसकी अपनी जगह है। रिसीव्ड और रिसीवेबल, मिल जाए या ना मिले, फॉर अ टैक्स ईयर बाय द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन। आपने किसी बिल्डिंग को दे दी, मैंने एक बिल्डिंग किसी अपने किराएदार को दी, उसने कुछ 4-5 महीने इस्तेमाल ही नहीं किया, रिपेयर करता रहा, ठीक करता रहा उसको, मुझे तो किराया मिलना है ना। तो यूज हो या, मुझे कोई क्या फर्क पड़ता है। एंड इंक्लूड्स एनी forfeited डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। बिल्डिंग बिकी नहीं, बल्कि उसका बयाना मुझे मिला। अगर बिल्डिंग बिक गई तो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से निकल गए। देखिए एक चीज याद है, कोई भी एसेट बिक गया ना, कोई भी एसेट बिक गया, वो आप सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं है, किसी और जगह। ये बात ध्यान में रखिएगा। सैलरी में एक ही चीज बिकने की आ सकती है और वो है आपके शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको शेयर्स मिले रिस्ट्रिक्शन के साथ, आपने बेच दिए, ऑप्शन बेच दी, वो सिर्फ सैलरी में जाता है। इसके अलावा आपके बाकी जो एसेट्स होते हैं वो कभी भी सैलरी में या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बिकना नहीं जाएगा। इट्स ओके। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय रेंट, तो आप क्या बोलेंगे? रेंट मींस एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर और लैंडलॉर्ड ऑफ द बिल्डिंग और लैंड, राइट, एंड इंक्लूड forfeited डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये रेंट की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन याद हो गई, राइट। आगे कहता है जी एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। लॉ कहता है मैं मार्केट को चेक करूंगा, तुम अगर धोखा कर रहे हो मेरे साथ, रेंट कम शो कर रहे हो, तो मैं मार्केट का रेंट चेक करूंगा। ओके, अगर ये उससे कम हुआ तो मैं हायर लूंगा, वही मैं लूंगा, फिर उससे कम नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि फेयर मार्केट रेंट इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एनुअल लेटिंग वैल्यू। एनुअल, सालाना, लेटिंग, लेट आउट करना। आपने बोर्ड लेट आउट देखा होता है ना, लेट आउट, टू लेट, टू लेट लिखा होता है ना, टू लेट। तो इससे क्या मुराद होती है? किराए के लिए खाली है, तो लेटिंग वैल्यू, ये चीज। अच्छा अगर आपको 100 रुपया रेंट आपका किराएदार दे रहा था, टेनेंट, उसने कहा भाई मैं 10% मजीद आपको इंक्रीमेंट के साथ यानी 1/10 देने को तैयार हूं, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तुम्हें अब शॉप नहीं दूंगा, आपने किसी को 90 पे दे दी। लॉ कहता नहीं, ये तुम्हारा, मैं इस पर तुमसे टैक्स लूंगा, ये तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है।
तो एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है। ज्यादातर उसने यही वर्ड यूज किया एग्जाम के अंदर, एक दफा उसने ये वाला सीन दिया हुआ है कि एक्चुअली उसका रेंट इतने पे उसकी शॉप जा रही थी, उसके अंदर उसने दे दी। स्टूडेंट कहता सर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी वो भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान हो प्लाजा हो, रूट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही रहेगी। स्टूडेंट कहता सर अगर मेरा कारोबार ही यही है कि मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ और उसको रेंट आउट करता हूँ, तो ये फिर मेरी बिजनेस इनकम में नहीं जानी चाहिए? नो। कहाँ जाएगी इनकम फ्रॉम? एक शख्स है उसका काम यही है कि उस जिंदगी में उसने यही किया कि बिल्डिंग दी रेंट आउट कर दी, बिल्डिंग दी रेंट आउट कर दी। तो उसे पूछेंगे भी आप क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो किराया लेता हूँ, बस बिल्डिंग लेता हूँ, रेंट आउट कर देता हूँ। लॉ कहता है नहीं, तुम्हारी क्या है ये इनकम फ्रॉम, इसको मैं बिजनेस इनकम नहीं कहता। इट्स ओके। आप कहते हैं सर अगर टेनेंट की कोई ऑब्लिगेशन, इफ अ टेनेंट पेज एनी ऑब्लिगेशन, अगर किराएदार पेज एनी अमाउंट विच इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर, असल में वो मालिक ने पैसे देने थे, वो टेनेंट ने दे दिए। लॉ कहता है then the said payment shall be deemed to be rent and therefore shall be included in the chargeable rent. ओके। अभी मैंने क्या क्या एग्जांपल दी। एक साहब है वो अमेरिका में होते हैं, उनके बच्चों की फीस जाती है, वो कहता है तुम्हें एक शर्त पे अपना घर किराए पे दूंगा कि तुम किराया भी दोगे और मेरे बच्चों की फीस भी जमा करवाओगे। फीस बढ़ गई वो भी तुम दोगे, इंश्योरेंस भी घर की दोगे, रिपेयर भी तुम करवाओगे। लॉ कहता है ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, रेंट का हिस्सा है। क्लियर होगी बात? चल खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अब जरा ध्यान से आपने, मैं ये लिखते जाए मेरे साथ। मुझे रेंट आ रहा है पर मंथ, मैं इसको लिख देता हूँ मंथ। नंबर ऑफ मंथ। केस वन ये है कि मुझे रेंट आ रहा है जी 20,000। कितने माह का? 12 मंथ का। कितना पूरी प्रॉपर्टी रेंट आउट की है? उसकी एएलवी कितनी है? वो है 300,000। राइट। रेंट कितना आएगा? 20,000 इंटू 12। केस टू। केस टू ये है कि रेंट 20,000 है और 9 मंथ का है। राइट। और एएलवी है सी, प्रॉपर्टी 50%। प्रॉपर्टी कितनी है? 50%। अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा। लॉ कहता है रेंट और एफएमवी विच एवर इज हायर लेनी है। पहले बताएं कि मुझे एक्चुअल रेंट जो मिला है वो कितना है, मिला है या मिलना है? 240। और इस घर की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो विच एवर इज हायर, मेरी टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी? शाबाश, आप कहेंगे द टैक्सेबल अमाउंट इज
300,000 इसको लॉक करेंगे। एग्री? कोई सवाल, क्वेश्चन? आगे। केस बी के अंदर मेरा रेंट है 180। अब सुनिएगा, ये जो आपकी एएलबी होती है ना, याद रखें, ये 12 मंथ की होती है और हमेशा पूरे घर की होती है। क्या मैं इसको इसके साथ कंपेयर अब कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा रेंट अब 9 मंथ का है, जबकि ये रेंट कितना है? 12 मंथ का। तो मुझे अब कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 9 डिवाइडेड बाय 150 आएगा। अब बाहर देखने से नजर आ रहा था कि मेरी ये टैक्सेबल अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन आएगी क्या? एग्री? यस। इसकी कैलकुलेशन करें। कितनी आएगी? देखें, यहां पर मैंने बिल्डिंग कितनी की है? आधा, एक पोर्शन, आधा हिस्सा मैंने रेंट आउट कर दिया, आधा मैं खुद यूज कर रहा हूँ किसी और पर्पज के लिए। लेकिन जो एएलबी है वो तो आधी बिल्डिंग की नहीं है ना, पूरे साल की है। तो क्या करेंगे? हाँ, इसको पहले हम करेंगे 9/12 इंटू 50%। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? 180,000। ये सबको समझ आई? इससे ज्यादा पेपर मैंने इंशाल्लाह आपको आ सकता। ये मैक्सिमम मैंने आज के 15-20 साल के केसेस आपके सामने रख दिए हैं। आई होप सो इंशाल्लाह द एग्जामिनर विल नॉट टेस्ट यू मोर देन दिस। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसका आसान तरीका, अलवी को रेंट से मिला दो। अलवी को रेंट से मिला दो। रेंट को अलवी से नहीं मिला। समझे कि रेंट जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, तो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं अलवी से मिलाना। किसको मिलाना है? अलवी को रेंट से मिला दो। यानी अगर एग्जाम में आपको रेंट भी गिवन हो और एएलबी भी गिवन हो, तो ठीक किसको करना है? रेंट को या एएलबी को? एक्सीलेंट। किसको करना है ठीक? अलवी को ठीक करना है। सही है, रेंट को ठीक, गलती नहीं करती। और अलवी जो है हमेशा क्या होगा? पूरे साल का और पूरी बिल्डिंग का। पूरी बिल्डिंग का पूरे साल का। याद रहेगा? आखिरी सवाल। फिर आपने जब अलवी को ठीक किया मैंने, क्योंकि ये पूरे साल का था ना। रेंट मेरे पास 9 मंथ का था। तो अगर इसको मैं ठीक ना करता अलवी को, तो मैं अगर इसके साथ कंपेयर करता तो मेरा यहाँ आंसर 200 आ जाना। गलत होता। तो इसलिए मैंने इसको ठीक करके क्या किया? रेंट के मुताबिक आधा किया और 9 माह का किया। तो फिर मैंने कंपेयर किया, यानी इट मस्ट बी कंपेरेबल। इट मस्ट बी कंपेरेबल। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो फिर आप उसको आगे नहीं कर सकते। ये बात याद रखें। 50% किया है? नहीं, ये है कि आधी बिल्डिंग की है, किराया 20,000 आ रहा है आधी बिल्डिंग का। बिल्डिंग आधी है। नहीं, ये तो मैंने इंडिपेंडेंट केस किया ना। मैं कहता हूं मैंने एक बिल्डिंग दी पूरी, किराया कितना है? 20,000। मैं एक और बात कर रहा हूं कि अगर मुझे 20,000 आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग कितनी है? उसका आधा हिस्सा मैंने रेंट आउट किया हुआ है। रेंट मुझे 20 ही आ रहा है,
इस ओके। अब आखिरी सवाल कि सर कब आपने रेंट को फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करना। एक शर्त ऐसी है कि कब, वो है सेल्फ हायरिंग, डू नॉट कंपेयर रेंट विथ फेयर मार्केट वैल्यू। मैं मिसाल देता हूं, मैं डिफेंस में रहता हूं, एक घर है मेरे पास, उसका रेंट है 150,000। मैं एक जगह जॉब करता हूं तो मुझे वो जॉब में कहते हैं जनाब हमारी पॉलिसी है कि हम अपने तमाम एम्प्लॉइज को अकोमोडेशन देते हैं। क्या देते हैं? अकोमोडेशन। हाउस रेंट अलाउंस नहीं, अकोमोडेशन देते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे लिए कितनी है? वो कहता जी आपके लिए है 1 लाख रुपया पर मंथ हम आपको देंगे। मैं कहता हूँ जी मैं कहाँ ठहरूं? कहते जहां मर्जी ठहरते। मैं कहता हूँ मैं अपने घर में ठहरता हूँ। आप फिर भी देंगे? उन्हें कहा अपने घर में ठहरते, हमने देने ही देने आप। मैं अपने घर में ठहरा हुआ हूँ, उधर ही ठहरा हुआ हूँ, मुझे अकोमोडेशन की बदले में क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपया हर महीने। मैं मालिक भी हूं और कंपनी की नजरों में क्या हूं? किराएदार। यानी ये मोबाइल जो है, इसको क्या बोलते हैं आप जब मैं ऐसे करके करता हूं? सेल्फी। सेल्फी, मैं खुद ही अपनी तस्वीर ले रहा हूं ना। तो सेल्फ हायरिंग, यानी मैं ही मालिक हूं और मैं ही किराएदार हूं। अब इस केस के अंदर उस घर का जो एएलवी है, मैं साल की चले ले ले, पर मंथ ना ले, ये 150 है, जबकि मुझे मेरा मालिक कितना दे रहा है? बॉस। इस केस के अंदर आप इसको इसके साथ नहीं बल्कि बल्कि लॉ कहता है मैं इसी को रेंट समझूंगा। ये सिर्फ वाहिद केस है जिसके अंदर के आप रेंट को उसके साथ कंपेयर, इसको बोलते हैं सेल्फ हायरिंग। ये सिर्फ इंप्लॉय के लिए वर्ड यूज होता है। आप कहते हैं सर फिर सैलरी में क्या होगा? मैं कहूंगा सैलरी में वही रूल लगेगा, 45% ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल विच एवर इज, वो वहां मैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ ही कंपेयर करूंगा, वहां वही रूल लगेगा। तो सर फिर डबल ट्रीटमेंट होगा जी, डबल ट्रीटमेंट होगा। सर ये डबल क्यों होगा? उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है, उसकी ये वजह है, ये खातून इसकी वजह है। देखिए उसने हाथ में तलवार भी पकड़ी हुई है और कानून भी उसने, मानते हो जो तुम्हारा सर कलम करो। भाई ये इसकी वजह है, इसके अलावा इसकी कोई और वजह नहीं है। आई समझ। अगर मैं अपने घर में ही किराएदार हूं तो मेरी सैलरी में वही रूल लगेगा, 45% ऑफ द बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट विच एवर इज, और वो जो रेंट एक्चुअल मुझे मिलेगा मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। दो जगहों पर ट्रीटमेंट होगा इसका। ओके, समझ आए ना आए मेरे से क्यों नहीं पूछना आपने, इस पे क्यों नहीं करनी है आपने, बिल्कुल सही है। अगर सेल्फ हायरिंग हो तो इसमें आप एग्जाम में डबल ट्रीटमेंट करेंगे। सैलरी में अकोमोडेशन वाला वही रूल अडॉप्ट करेंगे जो आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया गया था। ओके, यानी 45% ऑफ द बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट विच एवर इज हायर, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जाके जो रेंट आपको मिलेगा वो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे, यहाँ फेयर मार्केट वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो जहां भी ऐड होगा, यहां भी ऐड होगा। क्यों होगा? होगा भाई। नहीं सर वजह बताए, नहीं बताता भाई। एक तरह से बेनिफिट तो डबल है ना, एक तरह से बेनिफिट तो डबल है। अगर तो समझ आ गई है तो वैलिड कर दो, बस ठीक है। बेनिफिट डबल है ना, वो रह भी रहा है और पैसे भी ले रहा है। हाँ,
सही। भाई अगर किसी और घर में ठहरता, अपना घर किराए पे देता, तो डबल ही बेनिफिट मिलना था ना। अपना घर किराए पे दे देता और किसी और जगह ठहरता, तो बेनिफिट तो डबल ही आपने लेना था। उसने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, उसका मालिक उसको अकोमोडेशन दे रहा है। तो यहाँ ये बात नहीं समझ आई, नहीं समझनी, एक ही बात है। सेल्फ हायरिंग के केस में डबल ट्रीटमेंट होगा, 2 in 1, वनीला चॉकलेट दोनों चलेगी। आगे एक सवाल ये है कि सर अगर मैंने पूरी फैक्ट्री ही रेंट आउट कर दी, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी थी, फिर तो लॉ कहता है फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इधर नहीं जाएगी। सर इससे क्या होगा? इससे हेड ऑफ इनकम चेंज होगा। सर उससे क्या होगा? इससे हेड ऑफ इनकम चेंज होगा। तो सर फिर क्या होगा? ये टोटल इनकम में चली जाएगी। तो सर वैसे भी किसने टोटल इनकम में ही जाना है, राइट? तो मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये बिल्कुल पैंट ऊपर पहन ले, शर्ट नीचे पहन ले, ढकना ही है ना अपने आप को। तो क्या लगेंगे? मलंग भी नहीं लगेंगे, जाहल लगेंगे। तो भाई जो चीज जहां है उसको वहीं रहने दें। लॉ कह रहा है कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालो, तो इसके ऊपर तो कोई बहस है? ओके। मैंने शुरू में कहा था कि अपने आप को सुकरात नहीं समझना, नॉर्मल इंसान समझना, चीजें समझ आ जाएगी। ओके। आप कहते हैं सर उसने बिल्डिंग का अलग एग्रीमेंट किया, प्लांट एंड मशीनरी का अलग एग्रीमेंट किया हुआ है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है दोनों की। एग्रीमेंट करने से कोई हेड ऑफ इनकम चेंज नहीं होगा। इस ओके? तो समझ आ रही है? यस। यस कर दिया करे। मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है पैसों के साथ, पैसे तो इंशाल्लाह मिलते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं जब पढ़ता था ना सीए में, तो जब मैं कुछ चीज समझता था ना, तो मैं कहता था बैड लक यार, वाकई बड़ी समझ आ गई ये चीज है। आप कहीं भी कभी करके देखिएगा, यकीन करें, इसको आजमाइएगा, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। समझ आ रही? यस, मैं ये कर सकता हूँ, यस। हम हाइकिंग करते हैं ना, तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे जाकर ना थके हुए होते हैं, तो हमारा कोच कहता था यार वो आओ, क्या बात है यार, इतना जबरदस्त है। ये कुंड बाड़ा जो है, मैं वहां पर गया, तो बुरा हाल हो गया। उसने कहा यार ये देखो, इतना खूबसूरत मैदान है, झरने चल रहे हैं, आबशारें हैं, वो जनाब थकावट दूर होगी फौरन, तो चलो यार। हालांकि थके हुए थे, ये अपने आप को थकी दिया गया। यस, वेल डन। यहाँ पर क्या काम होता है, किसी लड़की का नंबर ले लिया और सारा दिन मोटिवेट रहता है, ओ यस, यस, आज उसका मैसेज आ गया, यस, फिटे मुंह तेरा भाई। सीए कर लोगे सारा कुछ हो जाएगा, चवले मार रहे हो, तो अपने आप को थपकी दिया करो, यस यार, मैंने ये आज मैंने सीख लिया ये काम, मैंने आज चैप्टर 2 भी कर लिया, यस वो भी हो गया। सर आप टेस्ट लें। एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा वो सेल्स टैक्स के क्वेश्चन, कहता सर मैं क्या करूं? मैं क्या, वो कहता मैंने सर सारा चैप्टर कर लिया। मैंने कहा उसके पास पेपर, कहता सारे कर लिए। मैं क्या आई कैप के 1-2 पेपर उसमें नहीं हुए? कहता सर मैंने वो भी कर लिए हुए, और बताएं। मैं कहा तुम तो जुकूटा जिन हो यार। वो जुकूटा जिन क्या कहता, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि यार मैंने काम करना। अच्छा, आप कहते हैं सर मैं हॉस्टल में रहता हूं, तो मुझे उसने कुछ सहूलियात दी हुई है, अमेनिटीज दी है, बिजली प्रोवाइड की हुई है, वाईफाई उसने दिया हुआ है, लॉन्ड्री उसने दी हुई है, उसके पैसे अलग से लेता है मेरे से, तो ये भी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। उसने मुझे रूम भी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं, ये क्या उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाए। आप लोग रहते हैं ना हॉस्टल में, उस दिन एक बच्चा मुझे कह रहा सर क्लास जो है वो संडे को 10 बजे शुरू कीजिएगा, वो हॉस्टल में हमने खाना खाना होता है, वो लेट मिलता है, लॉन्ड्री मिलती है, ऐसी चीजें। अगर तो वो उसने पैकेज का हिस्सा ही बनाया हुआ है, आपसे अलग से चार्ज नहीं कर रहा, वो कह रहे जी मेरे हॉस्टल में ये फ्री है, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? वो हम टर्की गए एक दफा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चाय कॉफी ये सब कुछ मशीन बड़ी फ्री है।
दब के हमने मंड लगाया, बेड़ा गर्क उसका किया, दिन रात हमने एक कप बनाया, आधा पिया, बाकी फेंक दिया, क्योंकि फ्री थी। मालिक मुफ्त दिले में रहम। राइट, इसे ओके, ये समझ आ गई। अब आ गया सर वो अनएडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन बिल्डिंग, प्लॉट का नहीं, इसको हाईलाइट कर लें। सर अगर मैं किसी बिल्डिंग का, प्लॉट का नहीं, बिल्डिंग का मुझे कोई अनएडजस्टेबल अमाउंट मिल जाए, सर उसका क्या करेंगे? लॉ कहता है उसका 1/10 अपनी इनकम में ऐड कर लो। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स एनी अमाउंट, रिसीवेबल नहीं, रिसीव्स, डिपॉजिट या पगड़ी कह रहे हैं, एडवांस, नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट पेएबल, द सेम, द सेम मीन ये अमाउंट जो है ट्रीटेड एज चार्जेबल रेंट इन 10 years इन इक्वल प्रपोर्शन, उसका 1/10 लेना। सर 10% लिख लूं, नहीं लिखना। सर 10% भी तो 1/10 ही होता है, भाई नहीं लिखना आपने। वो कह रहा 1/10 तो 1/10 लिखे, पंगे लेने की क्या जरूरत है? कितने सालों में? 10 सालों में। अच्छा सर वो जो लोन था एम्प्लॉई का, क्या वो भी 10 सालों तक ही चलता है? वो चलता ही रहता है जब तक वो 1 million से ऊपर हो, उसका 10 सालों के साथ ताल्लुक। ये बिल्डिंग अगर एक ही टेनेंट के पास 11वें साल की होगी तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप कहते सर अगर मैंने अमाउंट ली नहीं हुई, सिक्योरिटी मेरे पास है ही नहीं, फिर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस ओके। सर अगर ये प्लॉट है तो फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर ये अमाउंट 10 लाख से कम है, 1/10 लेंगे, इसका 10 लाख के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर उसने ये पैसे दे के शादी करवा ली, 1/10 लेना है। सर उसने ये पैसे दे के चने खा लिए, 1/10 लेना है। मैं खामखा अपने दिमाग की दही नहीं बना दी, पैसे मिल गए, दैट्स इट। सर अगर वो किराएदार पहले 10 सालों से पहले चला गया, if before the expiry of 10 years the said amount is refunded by the owner, then no portion of said amount is taxable in the year it is refunded। जिस साल पैसे वापस करेंगे उस साल नहीं लेना। सर क्या इसको भी 9/12 करेंगे, 6/12 करेंगे? नहीं, 1/10 ही लेना है। सर मुझे जाके 29 जून 25 को पैसे मिले हैं, तो एक दिन का लेंगे, 365 दिन का लेंगे, 1/10 लेना है। समझ आएगी? अपने आप को मुश्किल में क्या करना है? कीप इट सिंपल। किस करना है कॉन्सेप्ट? सर अगर वो टेनेंट छोड़ के चला गया, कोई दूसरा आ गया, इफ द ओनर्स लेट आउट, सर यहां रेंट आउट क्यों नहीं लिखा हुआ? आप लिख लें भाई रेंट आउट चाहिए। द सेम बिल्डिंग, यही सेम बिल्डिंग, टू अनदर टेनेंट एंड रिसीव्स एनी अनएडजस्टेबल अमाउंट। एक नया टेनेंट आया, आपने उससे 500,000 ले लिए। एक बच्चा मुझे कहता सर मैं ऑनलाइन ना लेक्चर ले लिया करूं। मैं क्या, आ सकते हो जी? आ सकता हूं, तो ऑनलाइन क्यों लेक्चर लेना है? सर सहूलत होती है, जब मर्जी पढ़ लो। मैं कहा कि सारे लेक्चर डेली ले लेते हो? नहीं सर, 3-4 पेंडिंग है अभी। तो वो पेंडिंग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शैतान आपको कहता है अभी थोड़ी देर बाद कर लेते हैं यार, अभी थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, वो पेंडिंग हो रहा है। आपके दोस्त निकल जाएंगे और आप बैठे होंगे। ऑनलाइन सिर्फ मजबूरी में क्लास होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन में, ये सुअर नहीं है, मजबूरी में हलाल है। कोई नहीं है चीज खाने के लिए आपके पास, किसी ऐसे मुल्क में फिर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है यार, दूर दूर भूख लगी है, मरने पे आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये पोर्क मीट है, थोड़ा सा खा लो। ये नहीं कि रगबत के साथ अभी मौज लगी आज, शराब भी लेके आओ इसके साथ। तो ये ऑनलाइन क्लासेस ऐसे होनी चाहिए कि यार मजबूरी है कोई, ये नहीं होना चाहिए। then the amount already taxed in this respect shall be deducted and the balance shall be treated in the 10 year। जब भी आपको टेनेंट स्विच हो रहा हो या अमाउंट मिले, फौरन सोचना है कि पहला जो किराएदार था, कोई था जी, था, उसने को पैसे दिए थे, दिए हुए थे, कितने थे?
वो 3 लाख रुपया था। कितने टैक्स ईयर आपके पास रहा? 4। मिसाल दे रहा हूं, राइट। इसका 1/10 लें, कितना आ गया? 30,000। कितने सालों के लिए? 4। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 120। लॉ कहता है इस इतनी अमाउंट पे तो तुम टैक्स दे चुके हो ना, ये पहले माइनस कर दो। बैलेंस क्या बचा आपके पास? 380। इसको अगले 10 सालों तक कर लो। इसको फिर यहां से 10 साल शुरू कर लो। सर ये तो 10 साल से बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाए, आपको क्या मसला है? सर वो पिछला 4 साल रह के गया था, अब 10 साल इसको हम लेंगे तो 14 ईयर्स हो गए। हो गए भाई, टेनेंट स्विच हो गया ना, हो गया वैसा। ओके। सर मुझे मिले तो 120 है, 120 तो मैं ऑलरेडी टैक्स, मुझे नए टेनेंट से 100,000 मिला है, तो सारे ऑलरेडी टैक्स हो चुके हैं। ओके, समझ आ रही है? जब भी आपको पैसे एग्जाम में मिले अनएडजस्टेबल अमाउंट, फौरन सोचना है इससे पहले कौन था? कोई नहीं था, 1/10 ले ले। इससे पहले कोई था, वो कौन था? सीआईडी वाले सोचने फौरन, दिया वो कौन था? उसको हर बात में शक होता है। वो कल एक बंदा यहां से गया था, दिया वो पेडल मैंने रोज देखा 4 मारता था साइकिल के ऊपर, आज उसने 6 मारे। दिया सोचो ये क्यों, उसने 2 पेडल एक्स्ट्रा क्यों मारे उसे? सोचो जरा। कहता ठीक है सर, इसका पता करते, इसका शनाख्ती कार्ड ढूंढो, इसकी अम्मी का ढूंढो, अब्बू को ढूंढो, कितने सिबलिंग्स हैं वो पकड़ो इसके जाके। तो इस तरह आपने यहाँ जो है ना वो सुकरात बन जाना है। सोचना है पहले था कोई, ये पहले था, वो कौन था? ये ड्रामा भी है, वो कौन था? तो वो कौन था सोचना है। अगर कोई नहीं था, 1/10। सर अगर ये टेनेंट आया और इसी साल चला गया, फिर कुछ नहीं होगा, 1/10 फिर। सर ये प्लॉट था, फिर भी कुछ नहीं होगा। सर 11वें साल है, फिर भी कुछ नहीं होगा। इस ओके, समझ आ गई? चले दोबारा जरा इसको समराइज कर लें, एक ही पेज अभी मैंने पढ़ाया आपको। साइनिंग अमाउंट ये एग्जाम में कभी नहीं आई, इसको रहने दे, आपके आई कैप की किताब में भी नहीं है। ये क्या होती है पढ़ लीजिएगा, समझ आ गई ठीक है, वरना चुप कर जाए। कंपोनेंट ऑफ चार्जेबल रेंट ये हमने पढ़ा, इसको काट दे। रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज forfeit डिपॉजिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और। सर ये बिल्डिंग कमर्शियल हो, शॉप हो, घर हो, जो मर्जी हो, 10% डिपॉजिट फ्रॉम द टेनेंट, नॉट इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए आपने लेना है। एग्जाम्पल 1A, इस ओके। सिर्फ एक्सपेंसेस रह गए, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, राइट। मिस्टर ए रेंटेड हिज हाउस, नीचे लिखा कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल फॉर टैक्स ईयर X5। कहां से स्टार्ट होगा? A rented his house on 1st of September to Mr. K at a monthly rent of 200,000 and received a deposit of 500,000। ये क्या चीज है? क्या अमाउंट है? अनएडजस्टेबल, क्योंकि लिखा हुआ है अनएडजस्टेबल। ये क्या है? रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट लिखा हुआ है ना? कहाँ लिखा हुआ है अनएडजस्टेबल अमाउंट? यही वो खराबात है जो आप अपने दिमाग में खुद ले आते हैं। मैंने पहले कहा सुकरात नहीं बनना, उसने कहा है ये अनएडजस्टेबल अमाउंट है। अनएडजस्टेबल अमाउंट, तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने आई के आपको हर साल सिर्फ एनुअल फीस देनी होती है, दैट्स इट। ये पेपर आपने पास करना है, समझ आ रही है? डॉक्टर आपको टीका लगाएगा तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, दर्द तो होनी है, तो आपको क्यों नहीं हो रही होगा? मैं तो डॉक्टर हूं भाई।
पेपर तो आपने पास करना है, जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मुल्क आपने बचाना है, ये पॉलिटिशियन का मुल्क नहीं है। ये बचाए तो बचा लिया उन्होंने, बचाया, अच्छा खासा बचा बचा के बाहर ले जा रहे हैं कि नहीं, जितना बच रहा है वो ले जाते हैं। जिम्मेदारी समझे, आपकी जिम्मेदारी है। कहां से लिखा हुआ है अनएडजस्टेबल अमाउंट? कॉन्सेप्ट को क्या करना है? जी, previous standard was Mr. Z 180 per month who vacated the house on 31st. उसने ये कर दिया, एंड डिपॉजिट ऑफ 3 was refunded to Mr. Z that was received in this. अब बात क्लियर हुई है कि वो अनएडजस्टेबल अमाउंट, यहां बात क्लियर हुई है, पहले वहां तक नहीं। तो उसको वो पैसे वापस कर दिए। इससे ये पता चला कि लाजमी नहीं कि यही लफ्ज एग्जाम में इस्तेमाल होगा। अब सुनिएगा, ध्यान कीजिएगा। रेंट कितना आ रहा है? प्रीवियस स्टैंडर्ड कॉन 180 पर, वो वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जुलाई। यहां उसने एक महीना मेरे पास कौन रहा? 180 वाला। अगस्त में मेरा घर खाली रहा, सितंबर में वो आ गया 200,000 वाला। वो कितने महीने रहा? 10। ये कितने महीने रहा? एक। ओके, हमने इससे कितने लिए? 5 लाख। और किसको कितने पैसे वापस कर दिए? 3 लाख। इस बात ने कंफर्म किया कि वो जो पैसे हमने वापस किए हैं पिछले टेनेंट को, और ये जो लिए हैं, ये अनएडजस्टेबल है। वरना मैं अकेली उस लाइन से ना समझता कि ये अनएडजस्टेबल है। ओके, अब तरीकेकार क्या है देखें। मिस्टर जी का 180 और मिस्टर के का 2 मिलियन। जो टेनेंट से आपने पैसे लिए हैं 5 लाख, उसमें से क्या करना है? सबसे पहले देखें, वो कब आया था हमारे पास? 1 अगस्त X1 के अंदर। कितने साल रहा? इस साल को नहीं लेना, जिस साल पैसे वापस किए उसको नहीं लेना। तो पहला साल कौन सा बनता है? X2, X3। आप तो X5 में है, इसको तो पैसे वापस कर दिए, इसलिए इसको ये कंसिडर। तो 3 का 1/10 इंटू 3, 90,000 आपने कहा ऑलरेडी टैक्स्ड। बाकी क्या बचा? इसका 1/10 लेंगे, ये आपका चार्जेबल रेंट आएगा। इसमें आपसे मांगा क्या गया है? चार्जेबल। अगर लिखा होता इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, तो मैं यहां से लेस करता रिपेयर 1/5 ऑफ, फिर मैं ये यहां से माइनस करता, फिर मैं कहता ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। उसने मांगा ही मेरे से चार्जेबल रेंट है। आप कहेंगे सर ये रिपेयर कहां से आ गया? ये रिपेयर कहां से आ गया? ये रिपेयर कहां से आ गया? यहां से। उसने रेंट और क्या की है? हाउस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, उससे आया। सर एग्जाम में तो दिया नहीं हुआ। लेंगे सर, यहां क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां उसने चार्जेबल रेंट मांगा है, एक्सपेंस का उसने पूछा ही नहीं है। इस ओके? यस, ये है। कल इंशाल्लाह एक्सपेंसेस को करेंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज मैंने आपको ये बतानी थी मेरा बेटा, कि मैंने आ, जो चैप्टर 2 था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैप्टर 2B को कंप्लीट करना है। उसके काफी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसकी और भी चीजें बहुत सारी कर चुके हुए हैं। ये ये मेरे जो चैनल है इसके ऊपर जाना है। बाकी सब्सक्राइब करें, चैनल की घंटी को दबाएं ना दबाएं, काम जो है वो आपने करना है। अच्छा, एक ये लेक्चर है यहाँ पर 28 मिनट का मैंने अपनी फेस पे दिया हुआ है। इसको जरा कभी टाइम लेंगे। कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, बिल्कुल सादा अल्फाज में कि कुरान पाक को समझना कैसे है, मैंने आपको दिया हुआ है।
तो प्लीज जरा इसको देख लीजिएगा। टेंसेस का 28 आधा घंटा कभी जिंदगी में लगाए इसके ऊपर। आधा घंटा ना लगा सके 10 मिनट आज लगा लें, 10 कल लगा दें, अल्लाह को भी थोड़ा सा टाइम दें आप। यहाँ इसके ऊपर ये टैक्स फ्री सैलरी का है। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है कैप टू टैक्स प्रैक्टिस रिवीजन ऑफ सैलरी चैप्टर 2B। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको लाजमी मेरे चैनल पे चले जाएं, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, लेटेस्ट है, एक दिन कल मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। इसका मकसद यही है कि दोबारा अगर आप करें तो आपको पूरा ये चैप्टर जो है ये मिल जाए, इंपॉर्टेंट है कैप के लिए। ठीक है जी, तो ये जरा प्लीज आप इसमें वो कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कीप इन टच। जो आज काम दिया है इस पेज को तैयारी आप हाथ से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस महीने